हेलो गाइस। तो सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी, ये जो लेक्चर है वो ट्यूसडे को आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी हुई। तुमको अगर पता होगा तो बहुत सारे एरियाज़ में ना ऐसा आंधी तूफान टाइप आया था 2-4 दिन पहले। तो उसमें हुआ ये था कि मेरा जो इंटरनेट था वो हो गया वीक। उसके बाद से इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा था। आई वॉज गेटिंग वेरी लेस स्पीड, इतनी लेस स्पीड कि मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स का रिप्लाई भी मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर ये वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहा था। ये लेक्चर एक्चुअली री रिकॉर्डेड है। ओके, हुआ ये था कि फिर वो अपलोड नहीं हुआ। मैंने फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात की कि क्या प्रॉब्लम है, बट वो एक टेक्निकल इशू था जिसको फिक्स होने में टाइम लगने वाला था। मतलब इन 3-4 दिनों में इतना कुछ हो गया ना, मैं बता नहीं सकता। और इन 3-4 दिनों में हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। मैं यार उस पर भी ढंग से ध्यान नहीं दे पाया। मतलब इट वॉज अ मेस, कंप्लीट मेस। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि हम लोगों ने 10,000 क्रॉस कर लिए यार। एंड ऐसे ही हम लोग और तबाही मचाते हैं। अभी जैसे कि 10,000 हुए हैं तो ये तो एक लेक्चर वीडियो है, इसके अंदर थोड़ा बहुत सरप्राइजेस है तुम्हारे। लेकिन एक बहुत ही तगड़ा वीडियो आने वाला है तुम्हारे सरप्राइजेस वाला, वो कमाल होने वाला है। ओके, और एक और चीज़ ऐसी है कि यार अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो तुम वहाँ पर आकर मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। और तुम पढ़ ले का भी ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हो जाकर, क्योंकि वहाँ पर भी तुम अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हो डीएम के अंदर। वहाँ पर भी तुमको रिप्लाईज मिल जाएंगे। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन दोनों केस के अंदर। इसी के साथ अब पढ़ ले की टीम बढ़ चुकी है। पढ़ ले की टीम में और मेंबर्स आ रहे हैं। तो जब मैं अकेला था तब तुम लोगों के लिए इतना सारा कंटेंट मैं लेके आया था। अब टीम बढ़ रही है तो तुम सोचो कि तुम लोग के लिए क्या क्या फ्री में आने वाला है। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, तबाही लेवल। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मतलब ट्यूसडे को आने वाला था लेक्चर लेकिन आज आ रहा है। आई एम लिटरली वेरी सॉरी। देखो, मैंने मेरे एंड से जितना हो सकता था उतना सब कुछ किया, बट एट द एंड जो इश्यूज थे वो फिक्स नहीं हो रहे थे। तो मैंने पूरा ट्राई किया, बट यहाँ आप छोड़ते उस बात को। हम लोग सीधा लेट्स जंप इनटू द लेक्चर और बिल्कुल से ख़त्म करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस लेक्चर के अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू गिव सम स्पेशल क्रेडिट्स टू दिस अमेजिंग ट्राइंगल, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस ट्राइंगल का काफ़ी योगदान है। चलो मजाक हो गया काफ़ी, लेट्स गो नाउ। ओके, सो भैया सबसे पहले तो साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 कुछ भी याद नहीं हो रहा है। ओके, दिमाग में आ ही नहीं रहा, वैल्यूज याद नहीं हो रही है। क्या रटूँ मैं? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 रट लिया लेकिन याद नहीं हो रहा है। ओके, अब यार देखो, एक सिनेरियो होता है जहाँ पर तुम रट सकते हो, जो तुमको याद रहेगा। हो सकता है कि तुमको लाइफ टाइम याद रहे, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा है कि तुम शायद भूल जाओ एग्जाम के अंदर, जो हमको होने नहीं देना है। ओके, बाय चांस गलती से कभी तुम भूल गए तो यार ये जो ट्रिक है ना तुमको बहुत काम आएगी। और ऐसे में भी ये ट्रिक बहुत काम किया है। अगर तुम कुछ याद नहीं भी करते और ये ट्रिक लगाते हो ना तो भी तुमको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। कैसे यार? देखो, अगर तुम कोई भी पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हो तो सबसे पहले एक पेन ले लो। ओके, एक कॉपी ले लो, एक पेपर ले लो, और मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी अपनी कॉपी के अंदर लिखना। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। राइट नंबर्स फ्रॉम 0 to 4। एक काम करो, अपनी कॉपी के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखो, ये नंबर्स लिखो, हमारी स्टेप 1 लिखो। ओके, लिख दिया? तो अगर तुम लोगों ने लिख लिया हो तो इट्स गुड, अगर नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लेना। राइट, अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड मारो। 0/4, 1/4, यानी कि बेसिक सा जो आइडिया है वो ये है कि सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड मार दो। अब इससे हम लोग कर क्या रहे हैं भैया? तो इससे हम लोग ये कर रहे हैं कि जो तुम्हारा, मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, साइन 60, साइन 30, ये जो तुम्हारा कंप्लीट टेबल है ना, इसके जो वैल्यूज़ हैं हम इससे वो याद करने वाले हैं। कैसे याद करेंगे मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में आगे बताता हूँ, काफ़ी आसान है। ओके, अब तुमने क्या किया? सारी वैल्यूज़ को, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड मार दिया। डिवाइड कर दिया सबको 4 से। लेट्स सी नाउ। अब मुझे एक बात बताओ, 0/4 की वैल्यू क्या आएगी? 0/4 का आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर के अंदर 0 आता है तब भले ही डिनोमिनेटर के अंदर कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर न्यूमरेटर में 0 है, काम खत्म, आंसर 0 आना है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1/4 की, तो भैया तो बेसिक है, 1/4 है, 1 को 4 से डिवाइड करा तो क्या आंसर आएगा? 1/4 आएगा। अब जो 2 है, अगर हम 2 को 4 से डिवाइड मारते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2/4 आएगा। अब अगर 2/4 आंसर आएगा तो क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि क्या इसमें तुमको और कुछ ऐसा दिख रहा है जिसको तुम कट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो? मुझे तो दिख रहा है यार, मैं 4 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर 1/2 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रहा तुम्हारा 1/2, राइट। अब अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 3/4। 4 को 4 से डिवाइड मारा, क्या आंसर आया? 4/4। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। देखो, 0 था, यहाँ पे 0/4 था, जिसका आंसर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। मेरे माउस की मूवमेंट को फॉलो करना, राइट।
1/4 था, 1/4 को हम लोग डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो 1/4 ही लिखेंगे, हम लोग एक रेशियो लिखेंगे, राइट। ये रहा 1/4। अब 2/4, अब 2/4 भैया डिवाइड हो रहा है, 2/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, राइट। 3/4 लिखा हुआ है, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये इसी तरीके से रहेगा, तो हम लोगों ने 3/4 लिख दिया यहाँ पर, ओके। और अब जो 4/4 है, अब 4/4 को क्या लिख सकते हैं भाई, जब खुद ही किसी नंबर को जब हम लोग खुद से ही डिवाइड करते हैं तो आंसर तो 1 आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, खत्म काम। यहाँ पर हमारा 50% काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट लेना, अब सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट लेना, ओके। 0 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर 0 ही आता है, ये चीज़ बिल्कुल से याद रख लो कि अगर तुम 0 का स्क्वायर रूट लेते हो तो तुम्हारा आंसर 0 आने वाला है। अब 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2 होगा, रूट 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हाँ 1/2 होगा, ओके। तो यार ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 हो गया जिसका आंसर 1/2 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 जिसका आंसर आ गया 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 जिसका आंसर आ गया √3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का आंसर आ गया 1। अब जरा इन वैल्यूज को ध्यान से देखो, 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1। लेट्स जंप टू दी नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स सी कि जो हमारी जो फर्स्ट रो है उसके जो वैल्यूज है वो क्या है। अब 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1, यार ये तो भैया साइन ए की ये जो पहली रो है उसकी सारी वैल्यूज है यार। तो हाँ, इस तरीके से तुम लोग बड़ी आसानी से 3 स्टेप के अंदर जो है वो ये साइन ए की जितनी भी वैल्यूज है सब निकाल सकते हो। तो तुम बोलोगे भैया सिर्फ साइन ए की वैल्यू निकाल दी हमने अभी तक, कॉस है, टैन है, इन सब की कौन निकालेगा। तो मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनना एक बार यार, ये जो तुम्हारी फर्स्ट 2 रोज है, अब सारी नीचे की सारी रोज भूल जाओ, ये टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, ये सारी रोज है तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है। ये सब नीचे का भूल जाओ, अभी सिर्फ साइन ए और कॉस ए पर ध्यान दो। क्या तुमको कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर? यार जो साइन 0 है वो कॉस 90 है, ओके। यानी कि जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है, राइट। जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। तो तुमको सारी की सारी वैल्यूज जो है वो उल्टी होती हुई दिख रही है, राइट। जो यहाँ पर साइन 0 के लिए था वो यहाँ पर कॉस 90 के लिए। तो जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो सारी की सारी पलट गई हैं, सारी की सारी पलट गई है। यानी कि तुम क्या करोगे, अभी जो मैंने तुमको ट्रिक बताई उससे तुम साइन की सारी वैल्यूज लिख लोगे, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1, ये तुमने उस ट्रिक से लिख ली। अब क्या करोगे, अब इन सबको उल्टा कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो तुम्हारे पास में सारी कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। सारी की सारी कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि तुम्हारा साइन थीटा और कॉस थीटा वाला काम खत्म हो गया, ओके। नाउ लेट्स जंप फॉरवर्ड, टैन थीटा की बात करते हैं। अब यार उसके पहले तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है, यानी कि ए बेसिकली एंगल है तो उसको तुम थीटा भी बोल सकते हो, उसको तुम एंगल ए भी बोल सकते हो, उसको तुम एंगल बी सी डी ए बी LMNO P Q R S T कुछ भी बोल सकते हो, एंगल अल्फा भी बोल सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ ए है लेकिन मैं बोल थीटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है थीटा बोलने की, ओके। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। उसके बाद जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है और जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ओके। अब हमने अभी बात की कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री लिया मैंने। अभी मैं एक एग्जांपल लेके तुमको समझा रहा हूँ, ओके। अब यार यहाँ पर देखो कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था वहीं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो थीटा था वो यहाँ पर इस केस में 30 डिग्री है, तो ऊपर भी साइन 30 नीचे कॉस 30, तो आंसर क्या आया, टैन 30 आया। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स हैव अ लुक नाउ, साइन 30 की वैल्यू कितनी है इस टेबल में से? देखो अभी फिलहाल तो साइन 30 की वैल्यू दिख रही है 1/2, ये रही 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? कॉस 30 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग √3/2 है। अभी मुझे एक बात बताओ, इस टेबल के अंदर तुमको साइन 30 की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1/2 दिख रही है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी दिख रही है? √3/2 दिख रही है। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ जैसे कि हमने यहाँ पर किया, 1/2 लिखा हुआ है ऊपर, नीचे लिखा हुआ है √3/2, इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड मार दिया। जब डिवाइड मारा तो हमारे पास में टैन 30 की वैल्यू हो गई, राइट। टैन 30 की वैल्यू कितनी आई? 1/√3 आई, ओके। टैन 30 की वैल्यू कितनी आई? 1/√3 आई। अब मुझे बताओ ज़रा इस टेबल के अंदर टैन 30 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 1/√3 लिखी हुई है। यानी कि तुमने क्या किया कि उस ट्रिक से साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ निकाल दी। वो जो हमने 4 से डिवाइड किया फिर स्क्वायर रूट लिया, उससे तुमने साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ निकाल दी। उसके बाद में तुमने उसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो तुम्हारे पास में सारी की सारी कॉस थीटा की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद में जब तुमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को डिवाइड किया, तुम्हारे पास में टैन थीटा की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर तुमको दिख ही रहा होगा, साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू डिवाइड की 1/2 और √3/2 को डिवाइड किया, यानी कि तो 1/√3 आ गया, राइट। उसी तरीके से जब तुम लोग साइन 45 और कॉस 45 को डिवाइड करोगे, 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। अब यार तुम लोग सोचे कि भैया ये नॉट डिफाइंड क्या लिखा हुआ है, ये नॉट डिफाइंड क्यों लिखा होता है? ओके,
नाउ लेट अस हैव अ लुक एट इट। ओके, अभी ये वाले नॉट डिफाइंड को भूल जाओ, तुम लोग ये वाले नॉट डिफाइंड पे ध्यान दो, उसको भी मैं समझाऊंगा क्योंकि वो सेम ही है, रिलेटेड ही है, लेकिन अगर ये समझ गए तो वो भी समझ जाओगे। ओके, ये cosec a के यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड लिखा है ना, उसके ऊपर एक बार ध्यान दो। ओके, sin 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0 दी हुई है। ओके, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो cosec थीटा होता है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर sin 0 की वैल्यू 0 है तो cosec 0 की वैल्यू 1/0 होगी, राइट। इसका मतलब अगर मैं sin 30 की बात करता हूं और cosec 30 की बात करता हूं तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि sin 30 की वैल्यू थी 1/2, cosec 30 की वैल्यू हो गई 2, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया, राइट। अब जरा sin 0 पर ध्यान दो, sin 0 की वैल्यू कितनी है? 0 है, राइट। cosec a की वैल्यू कितनी है? यानी कि cosec 0 की वैल्यू कितनी है? नॉट डिफाइंड। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 आता है तब वो जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। भैया लेकिन इसके अंदर डिनोमिनेटर में 0 कैसे आया? मैंने कहा बिल्कुल आया। ध्यान दो, sin 0 0 दिया हुआ था, जब तुम cosec 0 लिखोगे तो तुम रेसिप्रोकल करके देखोगे, यानी कि 1/0 लिखोगे। अब जरा ध्यान से देखो कि तुम्हारे डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब वो जो वैल्यू थी वो नॉट डिफाइंड हो गई। ओके, समझ में आया? तो ये खेल होता है। अब जितनी भी जगहों पर तुमको नॉट डिफाइंड दिख रहा है ना, उसका कारण यही है। अब अगर मैं tan 90 की बात कर रहा हूँ तो tan 90 नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि हम लोगों ने अभी बात की कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है, राइट। तो यार sin 90 अपॉन cos 90 इज इक्वल्स टू 1/0 हो जाएगा, राइट। तुम्हारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसीलिए जो तुम्हारा tan 90 वाला ये जो सेक्शन है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। ओके, अब बात समझ में आई। अब हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड क्या होता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन जानबूझ के उठाया ताकि तुम जब सॉल्व करोगे ना बिल्कुल ऐसे तबाही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्या दिया यार? इन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी से उठाया है, क्योंकि यार जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर पाओगे ना पूरी बिल्कुल तबाही वाली फीलिंग के साथ में, तो तुम्हें इतना अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा ना कि वो मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। तो अभी मैंने सीधा ये एग्जांपल उठाया तुम्हारे लिए। डिटरमिन एंगल QPR एंड PRQ। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हर एक एंगल के लिए तो तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस वाला साइड है वो चेंज होता है। इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर साइड QR है और बेस साइड PQ है। उसी दौरान ये जो तुम्हारा एंगल R है, उस एंगल के लिए तुम्हारा जो साइड PQ है वो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो QR है। अब यहाँ पर देखो साफ साफ दिया हुआ है PQ/PR इज इक्वल टू साइन R। साइन R की बात की है, यानी कि हम लोग इस एंगल R के रेफरेंस में परपेंडिकुलर और बेस देखेंगे। तो इस एंगल R के लिए PQ परपेंडिकुलर है और QR बेस है, दिया हुआ है साफ साफ। और हाइपोटेन्यूज तो दोनों केस के लिए सेम ही होता है, इसमें भी तुम्हारा जो हाइपोटेन्यूज है वो PR ही रहने वाला है। ओके, अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो साइन R की बात चल रही है, एंगल R की बात चल रही है। एंगल R के केस में परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? एंगल R के केस में परपेंडिकुलर साइड जस्ट उसके अपोजिट, जस्ट उसके सामने वाली होगी, जो कि है PQ। ओके, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? PQ लिखा हुआ है। साइन R का जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पड़ोसी भूखा प्यासा हम हरे भरे। यार लास्ट लेक्चर देख लेना, सब कुछ बताया मैंने उसके अंदर। अगर तुम लोग वो लेक्चर देख के आ रहे हो तो तुमको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है? PQ की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू कितनी दी है? दी हुई है 6 सेंटीमीटर, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर 3 रखते हैं और नीचे 6 रखते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 1/2, राइट। अब मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास में रेशियो आ गया, राइट, एंगल की कमी है, तो जैसे कि हम लोग एंगल के थ्रू रेशियो निकाल रहे थे वैसे हम लोग रेशियो के थ्रू एंगल भी तो निकाल सकते हैं। आई नो कि बात बिल्कुल ऊपर से निकल गई है। ओके, अब ज़रा पीछे आओ, मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू 1/2 है साइन के केस में? मुझे तो यहाँ पर 30 दिख रहा है, राइट, साइन 30 दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में बताओ तुमको क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में रेशियो तो है, एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म यहीं पर। अब भैया ये दूसरा वाला एंगल कैसे निकालेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक तो डिफॉल्ट बैठा हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री, एक तुमको मिल गया 30 डिग्री, बचा कितना? 180 में से 90 और 30 माइनस कर देना, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 60। खत्म, तुमको थर्ड एंगल भी मिल गया। इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को तुम लोग टैकल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भैया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते, समझ में नहीं आता ये क्या है? साइन A माइनस B, A प्लस B लेस देन 90 डिग्री, कैसे करेंगे? तुमको एक बात बताऊँ, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है। कैसे? देखो ज़रा एक बार ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, तुमको ये देख के डर लग रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर A माइनस B दिया हुआ है,
अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे थे, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर तो a माइनस बी दिया हुआ है। अरे मुझे एक बात बताओ, क्यों ना हम इस a माइनस बी को एक एंगल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि भैया ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो एंगल की वैल्यू होती है। क्योंकि ये जो तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो बेसिकली एंगल की वैल्यू होती है। अभी तो हम लोग यही पढ़ के आ रहे थे ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ था इस a माइनस बी के जगह पे जो 30 लिखा हुआ था वो तुम्हारा एंगल था। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये क्या दिया हुआ है आगे, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। कुछ नहीं है, ये बस इतना बताने के लिए कि जो एंगल है तुम्हारा एक्यूट है। क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। सो बेसिकली जरा ध्यान से देखो, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है। तुमको इससे किसी चीज़ की याद आ रही है? तुमको ऐसे कोई एंगल याद आ रहा है जिसके लिए साइन का जो रेशियो होता है वो 1/2 होता है? अभी हम लोग बात करके आए, कौन सा होता है, 30 डिग्री होता है, राइट। a माइनस बी जो है वो 30 के बराबर है। बात तो एक ही है, लेकिन बस उन्होंने 30 की जगह पर यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है। ओके, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। अच्छा, बात करते हैं अब a प्लस बी की। तो यहाँ पर cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है। अब वापस से याद करो, कौन से एंगल के लिए, cos के कौन से एंगल के लिए तुम्हारी वैल्यू जो थी वो 1/2 आ रही थी, cos 60 के लिए आ रही थी, राइट। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने अभी बात की, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या तुमको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिख रहे हैं, a माइनस बी a प्लस बी? सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जब तुम सॉल्व करोगे आगे तो तुम्हारा a जो है वो 45 डिग्री आएगा, b 15 डिग्री आएगा। ओके, सो ये बात तो हमारी हो गई कि हमको क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब ये पता है वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स है। ओके यार, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तुमको 3 एंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है तो ऑफकोर्स 3 ही एंगल्स होंगे, एंगल सी ए बी, एंगल बी सी ए और एंगल सी बी ए, राइट। यहाँ पर हमारा राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी है। ओके, तो बचते कौन से, एंगल ए और एंगल सी। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, आधा काम तो अपना यहीं पे खत्म हो गया। 180 में से 90 डिग्री तो एंगल बी खा गया। ओके, अब बचे हैं 2 एंगल्स, एंगल सी ए बी और एंगल बी सी ए। ओके, अब 180 में से जब 90 तुम्हारा जाएगा तो बचेगा कितना, 90। तो ये जो एंगल सी ए बी और एंगल बी सी ए है, इन दोनों का सम मिला के भी 90 डिग्री आएगा। इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पेयर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो एंगल ए है ना, एंगल सी ए बी और एंगल बी सी ए, ये जो दोनों एंगल्स है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों का जो सम है वो बेसिकली 90 डिग्री बन रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे डीएम्स आए थे कि भैया अभी मैं कुछ पढ़ना मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है और लॉकडाउन के अंदर पढ़ा तो रहे हैं टीचर्स लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन करता हूँ। ओके, और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे कि भैया मैं 5 घंटे पढ़ूँ, 7 घंटे पढ़ूँ, 8 घंटे पढ़ूँ। या मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन करता हूँ। ओके, इट इज़ वेरी गुड कि तुम ऐसा पढ़ना चाहते हो 7-7, 8-8 घंटे, इट इज़ वेरी गुड। ओके, लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ। ओके, अभी चल रहा है मई का मंथ, राइट। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, अगर ये पैंडेमिक नहीं आया होता, तो क्या तुम पढ़ रहे होते? डू यू थिंक? एक बार खुद से पूछ के देखना और एक बार मुझे नीचे कमेंट्स में भी आंसर करके बताना। अभी इस सिनेरियो के अंदर आई नो कि तुम्हारे स्कूल्स भी चल रहे हैं और तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट फैक्टर। लेकिन अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो क्या तुम पढ़ रहे होते? मुझे ज़रूर बताना। और यार रही बात 8-8 घंटे पढ़ने की, तो आई वुड रिकमेंड इतना अभी खुद को मत एग्जॉस्ट करो, क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग से ही 8-8 घंटे पढ़ना चालू कर दिया ना, तो मैंने बाद में ऐसी चिढ़ आने लग जाएगी कि यार इतना घंटे मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, वापस क्यों पढ़ूँ। अभी सिर्फ उतना पढ़ो यार जितना तुमको लगता है, जितना यू फील कि यार मैं एक दिन के अंदर कवर कर सकता हूँ आराम से, खुद को बिना एग्जॉस्ट किए, खुद को बिना स्ट्रेस दिए। अब जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर बात करके आए थे कि वो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको याद कैसे करना है। तो हमने क्या किया था यार कि हमने पड़ोसी भूखा प्यासा और हम हरे भरे को ऐसा लिखा कि इस पड़ोसी के नीचे हम आया, भूखा के नीचे हरे आया और प्यासा के नीचे भरे आया। ओके, हमने क्या किया उसके बाद में कि जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको उठाया, साइन एक्स के आगे लिखा p/h जो कि आता है पड़ोसी की p से और हम के h से। कॉस थीटा के आगे लिखा b/h जो कि आता है भूखा के b से और हरे के h से। और टैन थीटा जो है वो आता है अपने प्यासा और भरे के थ्रू, जहाँ पर प्यासा का p है और भरे का b है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वही बेसिक सी बात हम लोगों ने की, साइन ए की बात कर रहे हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, BC/AC, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना। तो साइन ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड है BC, और हाइपोटेनस वाली साइड कांस्टेंट रहती है, वो हर एक एंगल के लिए सेम रहती है। तो कौन सी हो जाएगी, AC। ये जो AC साइड दिख रही है तो क्या हो जाएगा, साइन ए BC/AC। उसी तरीके से कॉस ए क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है अपना वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल ए के लिए बेस क्या है, इस एंगल ए के लिए बेस AB है, हाइपोटेनियस क्या है, AC ही रहेगा। तो लिख दिया अपन ने AB/AC। टैन ए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड है BC। ओके, बेस वाली साइड कौन सी है, बेस वाली साइड है AB, हमने लिख दिया BC/AB।
अब कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इनको वापस देखने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि कॉसेक ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर बी सी बाई ए सी लिखा हुआ है तो नीचे ए सी बाई बी सी लिखा हुआ है। सेक ए जो है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो कॉट ए है वो टैन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। हो गया, बात समझ में आती है। एंगल सी, ये जो एंगल सी है प्लस एंगल ए, अभी हम लोग बात करके आए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, इन दोनों को मिला के सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि बचा हुआ 90 डिग्री तो ये एंगल बी खा गया क्योंकि ये राइट एंगल है। तो अगर मैं सिर्फ एंगल सी की बात करता हूँ और इस एंगल ए को एल आर एच एस में ले जाता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। ओके, अगर एंगल सी 90 माइनस ए के बराबर है तो अब हम लोग बात करते हैं साइन सी की। अब हम लोग इस एंगल सी के लिए सारे रेशियोज निकालते हैं। ओके, मुझे बताओ इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, ए बी होगी ना। इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड होगी ए बी, और जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो तो कांस्टेंट रहती है, तो वो रहेगी ए सी, ये वाली साइड ए सी रहेगी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या तुम इस एंगल सी की जगह पर 90 माइनस ए रख सकते हो? तो ये जो एंगल सी है वो 90 माइनस ए के बराबर है, राइट। तो अगर मैं इस एंगल सी की जगह पर 90 माइनस ए रख देता हूँ तो कोई दिक्कत आती है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ज़रा आप एक चीज़ देखो, ए बी बाई ए सी, ओके, इस एंगल ए के लिए बेस ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है। ओके, लेकिन अगर तुम इस रेशियो को ध्यान से देखते हो तो ये रेशियो क्या बता रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल ए। तो यार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कॉस ए का रेशियो था, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस एंगल ए के लिए जो बेस है वो ए बी है, जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है। अगर मैं कॉस ए की बात करूंगा तो मेरे पास कॉस ए क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना कॉस ए, तो मेरे पास कॉस ए क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी। लेकिन यार साइन 90 माइनस ए के आगे भी यही लिखा हुआ है, क्या मैं इस साइन 90 माइनस ए की जगह पे कॉस ए लिख सकता हूँ? बात तो एक ही है, क्योंकि कॉस ए जो है उसका जो रेशियो है वो भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, वो भी ए बी अपॉन ए सी है, राइट। तो तुमने ये देखा कि जो एंगल सी था साइन सी, वो साइन सी को हमने कन्वर्ट कैसे कर दिया कॉस ए के अंदर। अब इसका तात्पर्य क्या निकला यार, इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये निकला है कि तुम एक रेशियो को दो फॉर्म्स में लिख सकते हो, यानी कि एक साइन फॉर्म में, साइन थीटा के फॉर्म में, और एक कॉस थीटा के फॉर्म में। ओके, अभी हम लोगों ने देख लिया यार बड़े ही प्यार से कि तुम साइन 90 माइनस ए को कॉस ए लिख सकते हो। तो जहां पर भी तुमको दिखता है साइन 90 माइनस ए, तुम ये सोच सकते हो कि वहां पर तुम कॉस ए को यूज कर सकते हो, यानी कि वो कॉस ए के बराबर है। अभी ये बात तो हो गई यार। अभी ये जो तुमको दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये कुछ नहीं है, ये वही चीज़ है जो हमने अभी पढ़ी थी। ओके, अभी अगर मैंने इस 90 डिग्री में से इस एंगल ए की वैल्यू को हटा दिया तो क्या मेरे पास में एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो क्या मैं एंगल सी को 90 माइनस ए लिख सकता हूँ? अभी जैसे कि हम लोगों ने बात की, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, तो साइन 90 माइनस ए, यानी कि इस एंगल सी की बात हो रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी। इसके लिए हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, ए सी। हाइपोटेन्यूज वाली साइड हमेशा सेम रहती है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, ये हमेशा याद रखना। इसको इतना स्ट्रेस करके मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा क्योंकि इसमें गलतियाँ होती है। ओके, तो ये जो ए बी है वो हमारा परपेंडिकुलर है, ये ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि कॉस ए को तुम लोग कैसे साइन 90 माइनस ए लिख सकते हो, उसी तरीके से तुम लोग कॉस 90 माइनस ए को साइन ए लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देखो एक बार, यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए तुमको दिख रहा है, राइट। 90 माइनस ए का मतलब क्या है, 90 माइनस ए का मतलब सी है। तो हम लोग अभी कॉस सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओके, जरा कॉस सी को देखो, इस कॉस सी को देखो, 90 माइनस ए मतलब सी। ओके, कॉस 90 माइनस ए मतलब सी। ओके, अब ये जो एंगल सी है, इस एंगल सी के लिए बेस क्या है, इस एंगल सी के लिए बेस बी सी है, और इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी है। ओके, अब अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो कॉस का रेशियो क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस कॉस सी के लिए बेस क्या होगा, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। जरा ध्यान से देखो, इस कॉस 90 माइनस ए के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी अपॉन ए सी लिखा हुआ है। बी सी अपॉन ए सी कॉस 90 माइनस ए के लिए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जो 90 माइनस ए है उसकी वैल्यू सी के बराबर है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि अगर मैं बात करता हूँ साइन ए की, अभी जो हमने देखा सुना वो सब भूल जाओ। ओके, अब बात करो साइन ए की। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। मुझे एक बात बताओ, कॉस सी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू दोनों बराबर है। ओके, दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू बी सी बाई ए सी आ रही है, तो साइन ए जो है वो भी बी सी अपॉन ए सी है, राइट। और कॉस सी जो है वो भी बी सी अपॉन ए सी है। क्यों? क्योंकि कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और साइन ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो क्या मैं इस कॉस 90 माइनस ए को साइन ए बुला सकता हूँ? बिल्कुल बुला सकता हूँ, राइट। उस तरीके से ही ये सारा टैन का खेल, कॉट का खेल, सेक, कॉसेक, ये सब चलता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, राइट। साइन 90 माइनस ए कॉस ए बन जाता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की, और इसी तरीके से कॉस 90 माइनस ए साइन ए बन जाता है। तो अगर तुमको इतना सब कुछ समझ में नहीं आया हो, इतना सब कुछ तुमको अगर डिटेल में नहीं जाना हो, तो तुम बस ये चीज़ याद रख सकते हो कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है तो कॉस 90 माइनस ए भी साइन ए होगा। ओके, हमेशा एक दूसरे के लिए दोनों वैलिड रहते हैं। उसी तरीके से tan 90 माइनस ए जो है वो कॉट ए के बराबर होता है,
कॉट 90 माइनस ए जो है वो tan a के बराबर होता है, राइट। सेक 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होता है। अब इसको याद कैसे रख सकते हो यार, देखो साइन और कॉस तो हमेशा भाई भाई रहते हैं, राइट, साइन और कॉस तो हमेशा भाई भाई रहते हैं। अब सेक और कॉसेक की बात करते हैं तो सेक और कॉसेक दोनों में सेक सेक आ रहा है ना, ओके, दोनों में सेक ये वर्ड आ रहा है, तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। बचा क्या, tan और कॉट बचा ना, तो भाई अगर दोनों जब खत्म हो गए तो बचेगा tan और कॉट, राइट। तो तुम tan और कॉट को ऐसे याद रख सकते हो। अगर तुमको नहीं आया हो ना तो लोड लेने की कोई बात नहीं है, तुम ये भी याद रख सकते हो कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए tan ए होता है, राइट। हो गया ये बात, इसको हम लोग कभी नहीं भूलेंगे अब, ओके। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ओके, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगेन तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, ओके। अभी ये सॉल्यूशन सब भूल जाओ, बस इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है tan 65, नीचे लिखा हुआ है cot 25। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या बात करके आए, tan 90 माइनस ए cot ए होता है, cot 90 माइनस ए tan ए होता है। अभी बात की थी ना, ये रहा tan 90 माइनस ए cot ए होता है, यानी कि cot ए जो होता है उसकी वैल्यू tan 90 माइनस ए होती है, और tan ए जो होता है, ये रहा tan ए, उसकी वैल्यू cot 90 माइनस ए होती है, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आता है। अब जरा ध्यान से देखो यार, tan 65 लिखा हुआ है ऊपर, cot 25 लिखा हुआ है नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, 90 माइनस 25 की वैल्यू कितनी होती है, 65 होती है। तो कुछ दिख रहा है तुमको यहाँ पर, कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अब हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि cot a जो होता है, ये रहा cot a, उसकी वैल्यू tan 90 माइनस ए के बराबर होती है, राइट। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cot a इज tan 90 माइनस ए, ये हम लोग अभी पढ़ के आए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो यार, cot के आगे क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 25 लिख दूँ, मैंने 25 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर 25 लिखा है तो मुझे यहाँ पर भी 25 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर cot a है और यहाँ पर tan 90 माइनस ए है, a की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है ना। अब तुम्हारे पास में आ गया cot 25 इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस 25, और 90 माइनस 25 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हम लोगों ने देखी 65 होती है, ओके। तो cot 25 tan 65 के बराबर आ गया, ओहो क्या बात है। इसका मतलब अगर मैं cot 25 के जगह पर नीचे अगर tan 65 भी लिख दूँ तो भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि बात तो एक ही है ना, दोनों की वैल्यूज तो सेम ही है। अब ऊपर भी एक ही वैल्यू है, नीचे भी एक ही वैल्यू है, तो कट होके 1 आंसर आ जाएगा, राइट। अगर 2/2 लिखा होता है तो तुम 1 लिखते हो, 4/4 लिखा हो तो तुम 1 लिखते हो, तो उस तरीके से tan 65 tan 65 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो एक ही है ना, ओके। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। यार ये पता है इतना प्यारा सा टॉपिक है ना, अगर ये तीनों आइडेंटिटीज तुमको स्क्रीन पर दिख रही है तो तुम्हारा 50% काम तो यहीं पर होगा, ओके। ये आइडेंटिटीज यार सॉल्व करते करते याद हो जाती है, और तुमको ऐसा लग रहा है कि आइडेंटिटीज बहुत बड़ी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आखिरी तक सॉल्व करते करते याद हो जाती है। सबके साथ ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग पहली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, राइट। पहली आइडेंटिटी को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे होती है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगेन वही खेल आ गया, वही बात आ गई, ये तुम्हारे पास में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल एट B। अगर मैं बात करता हूँ, अब तुमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था, उसके अंदर एक एंगल होता है जो कि 90 डिग्री होता है। दूसरा क्या पढ़ाया गया था कि इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ओके। इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसा लगेगा तुमको समझ में आ रहा होगा, राइट। ये AC जो है वो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है, ये BC जो है वो बेस वाली साइड है, और ये जो AB है वो परपेंडिकुलर वाली साइड है। कैसे यूज कर देते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर तुम इस पूरी इक्वेशन के अंदर तीनों जो टर्म्स हैं उन तीनों को AC स्क्वायर से डिवाइड मारते हो तो तुम्हारी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारी ओवरऑल इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने तीनों टर्म्स को डिवाइड किया है। अगर तुम किसी एक टर्म को डिवाइड करते तो तुम्हारी इक्वेशन में फर्क पड़ जाता, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर बन गया, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर बन गया, और ये AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर बन गया, राइट। अब तुम्हारे न्यूमरेटर के अंदर भी स्क्वायर, अब तुम्हारा न्यूमरेटर के अंदर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर के अंदर भी स्क्वायर है, तो तुम एक ओवरऑल स्क्वायर ले सकते हो। पर AB बाय AC स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। तुम अगर ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो तुम इसका एक ओवरऑल स्क्वायर ले सकते हो, इस पूरी टर्म का, इस पूरे रेशियो का एक ओवरऑल स्क्वायर ले सकते हो, राइट। तो हमने क्या किया, AB बाय AC का होल स्क्वायर ले लिया, BC बाय AC का होल स्क्वायर ले लिया, और AC बाय AC का होल स्क्वायर ले लिया, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब जरा हम लोग कॉस और साइन वाली बात वापस से करते हैं, ओके। यहाँ पर जो AB बाय AC दिखा हुआ है, ओके, इस एंगल A के रिस्पेक्ट में AB क्या है मुझे बताओ। अभी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये AB क्या है, बेस है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अंदर इसकी जगह पर मैं कॉस से लिख सकता हूँ, ये रहा यहाँ पे कॉस से लिखा हुआ है, समझ में आई ना बात। अब यहाँ पर BC अपॉन AC लिखा हुआ है, मुझे बताओ इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BC है, हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी है, AC है, राइट। तो यहाँ पर मैं BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, किस चीज़ का रेशियो था, साइन थीटा का था, साइन थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं BC बाय AC की जगह पर, ये लिखा हुआ है साइन थीटा, ओके। और यहाँ पर
AC² बाई AC², भाई हमने अभी बात की 4/4 1 होता है, 8/8 1 होता है, उस तरीके से AC² और AC² दोनों इक्वल टर्म्स है, सेम टर्म्स है, दोनों कट हो जाएंगी। ओके, कट होने के बाद में आ गया cos² A प्लस sin² A इज इक्वल्स टू 1। ओके, आया, बड़ी आसानी से समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं 1 प्लस tan² A इज इक्वल्स टू sec² A की। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो बात की कि तुम्हारा बेस था ये दो आइडेंटिटीज को समझने का। अब जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, इस फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर ये cos² A प्लस sin² A इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी के अंदर हमने सारी टर्म्स को पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया और उसके बाद में सारी टर्म्स को AC² से डिवाइड मारा। अब अगर मैं इन सारी टर्म्स को AB² से डिवाइड मारता हूं तो तुम्हारी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो जरा। अगेन हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ओके, अब तीनों को डिवाइड मार दो AB² के साथ में। किसके साथ में? AB² के साथ में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन AB² अपॉन AB², ये BC² अपॉन AB² हो जाएगा और ये AC² अपॉन AB² हो जाएगा। राइट, अब अगेन वही बात आ गई कि तुम लोग क्या करोगे कि कंप्लीट स्क्वायर ले लोगे ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है। राइट, तो यहाँ पर AB बाई AB हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा AB अपॉन AB का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब एक बार ध्यान से देखो, अपॉन AB तो 1 हो जाएगा क्योंकि अगेन वही बात हो गई। राइट, BC बाई AB की बात करते हैं, इस एंगल A के लिए BC बाई AB की बात करते हैं। इस एंगल A के लिए BC क्या है? परपेंडिकुलर है। इस एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर है, तो इस एंगल A के लिए AB जो होगा वो बेस हो जाएगा, AB जो होगा वो बेस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? BC यानी कि परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन AB यानी कि बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो था? tan थीटा का रेशियो था ना। तो यहाँ पर हम लोग BC बाई AB की जगह पर tan A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इस AC बाई AB की। ओके, जरा इस एंगल A के हिसाब से देखो, AC है हाइपोटेनियस, ओके, और AB है बेस। ओके, AC है हाइपोटेनस और AB है बेस। अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि sec A जो होता है, sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा। ओके, sec थीटा तुम लोग लिखोगे यानी कि sec A लिखोगे और उसका स्क्वायर ओपन कर दोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हो गया, बहुत ही आसान था, समझ में आ गई ये बात। ओके, अब बात करते हैं cot² A प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec² A की। ये भी अगेन एक तीसरी आइडेंटिटी है, इसमें भी सेम ही चीज़ है, कंप्लीटली सेम चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है। अब इस केस में क्या करोगे? तीनों को BC² से डिवाइड मारोगे, तीनों को BC² से डिवाइड मारोगे। राइट, ऊपर यहाँ पर AB² दिया हुआ। अब देखो यार, यहाँ पर AB² प्लस BC² इज इक्वल्स टू AC², पाइथागोरस थ्योरम है। तीनों को BC² से डिवाइड मार दिया, तीनों को BC² से डिवाइड मार दिया। अब तुमको एक चीज़ तो ये पता चली गई होगी कि इन तीनों आइडेंटिटीज़ के अंदर 1 आ रहा है, मतलब एक ऐसी टर्म होगी जो कि खुद ही खुद को कट कर रही होगी। इस केस में क्या हो जाएगी वो? इस केस में वो हो जाएगी BC² अपॉन BC²। ओके, अब देखो जरा, AB बाई BC यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट, AB बाई BC यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस एंगल A के हिसाब से AB देखता हूँ तो AB क्या है? AB क्या है? AB बेस है। राइट, और BC क्या है? BC परपेंडिकुलर है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? AB बाई BC यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी जगह पर तुम लोग cot A लिख सकते हो, इसकी जगह पर तुम लोग 1 लिख सकते हो। और अगेन AC बाई BC की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस, AC क्या है? हाइपोटेनियस है, और BC क्या है? परपेंडिकुलर है। साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको तुम क्या बोलोगे? cosec A। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PPP यानी कि पढ़ ले प्रैक्टिस पेपर जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुका है। तो जब तुम अपनी NCERT खत्म कर लेते हो उसके बाद तुमको लगता है कि मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए, तो तुम वो जो शीट है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व कर सकते हो। अगर एक चीज़ में तुमको एक समझा, अब मैं एक चीज़ तुमको क्लियर करता हूँ, ये जो है वो पढ़ ले प्रैक्टिस पेपर है, ये बेसिकली एक शीट है सॉल्व करने के लिए। इसका रिलेशन तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं है, ऑल्दो उस शीट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए ई बुक लाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कंप्लीटली अलग चीज़ है, वो कंप्लीटली अलग चीज़ है।